Yes, everyone, very good evening, good afternoon, good morning. आप जब भी क्लास देख रहे हैं, राइट? सो हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? कैसे हो बच्चों? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. सो हम लोग हमारा क्लास कंटिन्यू करते हैं जो अभी प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं फॉर द गेट. और आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम द इकोलॉजी, राइट? जो बच्चे गेट ईवाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कहा है कि मैम थोड़ा ईवाई की भी प्रैक्टिस ले लीजिए, एक्सेल की. तो हम ले ही रहे हैं डेफिनेटली. बीटी की भी हो रही है बायोकेमिस्ट्री से. बट हाँ, इकोलॉजी का एकदम स्पेसिफिकली हम लोग अभी तक प्रैक्टिस नहीं हो रही थी. बट येस, नाउ वी विल आल्सो डू सम क्लासेस ऑन इकोलॉजी आल्सो, राइट? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2022 से, अगेन फ्रॉम गेट ईवाई. तो कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली सारा का सारा आज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके स्पेसिफिकली सारे क्वेश्चंस यहीं से होते हैं, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन. तो आज हम कुछ करते हैं कि जो आपके 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, राइट, उसको प्रैक्टिस करेंगे अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑल्सो. ठीक है? सो कम ऑन स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद द क्लास. लिंक को शेयर कर दीजिएगा. वीडियो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सको उतना अच्छा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाए. और इसी तरह से जो बच्चे अभी क्लास पहली बार देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल पे अभी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, आने वाले मैं डालूंगी, जहाँ पर डेफिनेटली अभी जैसे हम PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अदर देन दैट थ्योरी के भी वीडियोस आपके आएंगे, जो कि आपको यूजफुल होगी फॉर योर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू द लाइफ साइंस, एज वेल एज MSc BSc के जो आपके टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प होगा. ठीक है? तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, हियर यू कैन सी दैट जो हमारा पहला PYQ है वो है, which of the following options denotes the time when the majority of animal phyla first appeared in fossil record. ठीक है? मिलियंस ईयर्स अगो के रिलेटेड आपको पूछा है. 65, 250, 550 या फिर 700. क्या होना चाहिए बच्चों? मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स फाइला सबसे पहले अपियर्ड हुआ इन द फॉसिल रिकॉर्ड. कौन सा होगा? कौन से पीरियड में हम बोल सकते हैं, राइट? 65, 250, 550, 700. यदि अब हमको कैम्ब्रियन पीरियड है, परमियन है, उससे पहले का है, अब हमको वो याद है, आपको अब ईयर्स याद है क्या? इसके ऊपर आपको आंसर देना था. तो यस, आई थिंक आप लोगों ने आंसर चूज कर लिया है. सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर व्हाट? इट्स ऑप्शन C, 550 मिलियन ईयर्स अगो, इजंट इट? क्योंकि 65 MY जो है, ये एक हम बोल सकते हैं, ये अराउंड आपका ये समय में डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन देखने को मिला था, है ना? 250 मिलियन ईयर्स अगो यू कैन से परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन देख रहेगा, है ना? और जो 700 दिया है यहाँ पर, 700 MY, ये पीरियड ऐसा है कि जो कैम्ब्रियन पीरियड के भी पहले का पीरियड है, राइट? जो मेजोरिटी ऑफ एनिमल फाइला अपीयर्ड हुए थे, फर्स्ट अपीयर्ड हम कहेंगे, दैट इज डेफिनेटली 550 MY, जो कि ये समय होता है कैम्ब्रियन पीरियड, है ना? कि जहाँ पर ये पीरियड में रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हुआ था स्टूडेंट्स, लाइफ फॉर्म का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ था लाइफ फॉर्म्स में. तो ये था मेरा कैम्ब्रियन पीरियड, दैट इज 550 मिलियन ईयर्स अगो. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question है students, consider the following strain of influenza virus and their basic reproduction number. Assuming that they are all equally virulent, which one of the following strains would be most concerning for a completely vulnerable population of humans? देखो, रिप्रोडक्शन नंबर दिया है, RO दिया है स्टूडेंट्स. इन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रेन यदि हम ले रहे हैं और उसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर इफ़ यू विल कंसिडरिंग, और हमको क्या एज्यूम करना है कि सारी की सारी जो स्ट्रेन्स है
इक्वली वायरुलेंट है, यानी समान वायरुलेंस फैला सकती है। तो इसमें से कौन सी स्ट्रेन ज़्यादा हम कंसर्न करेंगे फॉर अ कंप्लीटली वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस? हमको क्या दिया है बेटा? आरओ दिया है ना, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर दिया है। अब बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर आरओ यानी क्या होता है? एक तरह से हम बोलेंगे कि इट इज योर एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस, है ना, जो कि प्रोड्यूस करेगा कौन? एक सिंगल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो रहता है, राइट, वो जो एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा उसी को हम कहेंगे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, दैट इज योर बेसिक रिप्रोडक्शन रेट। जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? वो डिजीज जो रहेगा, वो स्ट्रेन जो रहेगा, वो ज़्यादा कॉन्टेजियस रहेगा। सिंपल है ना, जितना ज़्यादा बेसिक रिप्रोडक्शन रेट रहेगा उतना ज़्यादा कॉन्टेजियस रहेगा। तो बस हमको वही देखना है, जो आरओ की वैल्यू है दैट इज बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वो स्ट्रेन जो रहेगा उतना ही ज़्यादा कॉन्टेजियस रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो, आरओ आपका 4 है, यहाँ 1 है, 0.5 है, 0.2 है, तो बेसिक रिप्रोडक्शन रेट इसका नंबर जो है इसका सबसे ज़्यादा है अल्फा स्ट्रेन का। तो डेफिनेटली अल्फा स्ट्रेन जो होगा वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, हम बोल सकेंगे कि कॉन्टेजियस स्ट्रेन रहेगा, right? So that will be most concerning for a vulnerable population there. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल वे में इसको इसी तरह से आपको चूज करना था। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो अब ये तो हम लोग फोटोसिंथेसिस जब हम प्लांट फिजियो पढ़ते हैं या फिर आप बॉटनी पढ़ते हो तब ये पहला बिल्कुल हम पढ़ते हैं। Which one of the following statement is true with respect to energy requirements of photosynthesis in C3 and C4 biochemical cycle? किसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल सिंपल है या नहीं है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? C3 यानी आपका कैल्विन साइकिल, C4 प्लांट्स, व्हाट विल बी द आंसर? जहां पर आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां पर ज्यादा रहता है? डेफिनेटली तो स्टूडेंट C4 हम सभी को पता है कि C4 प्लांट्स जो एक तरह से जब C3 में फोटो रेस्पिरेशन वाला कंडीशन आ जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस देखे गए, उसमें से एक है जो कि C4 प्लांट्स में हम देखते हैं, है ना, कि यहाँ पर क्या होता है कि एक तो बंडल शीट हो जाता है जिसको यूज किया जाता है फॉर द C3 साइकिल। मेसोफिल सेल में आपका कैल्विन साइकिल ना होते हुए उसको शिफ्ट कर दिया जाता है बंडल शीट में, है ना। तो क्योंकि वो बंडल शीट में होता है तो कैल्विन साइकिल में जितने भी आपको एनर्जी लग रही है, जितनी भी एटीपीज लग रही है, वो तो वहां पर लगेगी। उसके अलावा जब हम मीजोफिल सेल से बंडल शीट में ट्रांसफर किया जाता है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन तो होता है कहाँ पर? CO2 आता है स्टोमेटो से आएगा वो मेसोफिल सेल में, राइट, फिर उसको 4 कार्बन कंपाउंड में फिक्स किया जाता है और ये 4 कार्बन कंपाउंड बंडल शीट में यूज्ड होता है फॉर द कैल्विन साइकिल। तो ये प्रोसेस जो होता है, राइट, यहाँ पर कुछ और एटीपीज भी लगते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि C4 साइकिल में स्टूडेंट्स देखो दो तरह से हमको एटीपीज देखने को मिलेंगे। एक तो C3 साइकिल होगा उसमें, तो C3 साइकिल का एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? 3 एटीपीज, है ना, 3 एटीपी लगते ही हमको पता है रिडक्शन और रीजनरेशन ये वाले फेज में, और 2 NADPH भी रहता है, राइट। तो ये होता है C4 में। इसके साथ साथ C4 में हम जैसे कहते हैं कि जो आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट, ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा उसका और आपका CO2 बनेगा अगेन। उसके बाद में पायरुवेट बनता है, पायरुवेट अगेन आपका मेसोफिल सेल में आ जाता है और वहां पर वो कन्वर्ट करता है PEP में, राइट, जहां से अगेन वो साइकिल कंटिन्यू होगा। तो ये स्टेप में और 2 ATPs का यूज किए जाते हैं। 2 ATPs आर ऑल्सो यूज्ड देयर, ठीक है, कहाँ पर? आपका पायरुवेट से पेप कन्वर्शन में। तो C4 में टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना हो गया? टोटल हम बोल सकते हैं 5 ATPs, राइट, और 2 NADPH। जबकि C3 में कितना आएगा? C3 में जो सिंपल हमको दिख रहा है 3 ATPs और 2 NADPH।
तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ पर देखने को मिल रहा है? C4 में. So your correct answer will be option B, that C4 is more than C3. Energy requirement in C4 plant is more than C3 plants. थोड़ा सा नुकसान होता है एनर्जी के केस में, लेकिन जो आपका फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन का लॉस होता है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, राइट? तो वो एक फायदा हो जाता है प्लांट्स को. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The next question. Which one of the following is a proximate explanation for grouping in animals? Animal grouping में कौन सा proper explanation है यहाँ पर? Option है students, animals in group face a lower risk of predation. यानी animals जब group में रहेंगे तो predation का risk बहुत कम रहेगा. Animals form groups to forage efficiently. Foraging के लिए वो groups बनाते हैं. Groups can navigate their environment better. या फिर groups form when individuals show attractions to other. क्या आंसर आना चाहिए? हमको बताना है, proximate बताना है, राइट? यानी इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सारे रॉन्ग हो गए एक ही राइट होगा, कुछ राइट हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट आंसर आपका कौन सा लग रहा है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? देखो, प्रिडेशन के लिए आप ग्रुप में रहोगे कि प्रिडेशन का रिस्क लोअर करना है, साथ में रहेंगे तो सामने वाला डर जाएगा. ये हमेशा पॉसिबल हम नहीं बोल सकते, है ना? बहुत बार क्या होता है, जब बहुत सारा ग्रुप दिखता है तो भी जो प्रीडेटर होता है ना वो अटैक कर लेता है कि कोई ना कोई तो मिल जाएगा. इट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? सो यू कैन नॉट से कि ग्रुप में यदि एनिमल्स है तो उनको प्रीडेशन का रिस्क कम हो जाएगा. दैट इज नॉट ट्रू. ग्रुप में रहने से ही वो फोरेज करेगी एफिशिएंटली, राइट? या फिर ग्रुप रहा तो ही नेविगेशन प्रॉपर होगा एनवायरनमेंट? नहीं. प्रॉपर आंसर आएगा बेटा यहाँ पर कि ग्रुप्स फॉर्म व्हेन इंडिविजुअल्स शो अट्रैक्शंस टू अदर, राइट? अब अट्रैक्शंस, एक दूसरे से अट्रैक्शन जब रहेगा तो वो आएंगे एक दूसरे के पास में और इस तरह से ग्रुप बनेगा, राइट? तो ग्रुप कैन बी अट्रैक्शन हो सकता है फॉर द मीटिंग, फॉर द स्पेस, फॉर द फूड, एनीथिंग इट कुड बी देयर, इजंट इट? सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Male stickleback fish develops red color on their ventral side in the breeding season and maintain territories. When a conspecific male intruder enters their territory, resident male perform an aggressive display. The ethologist Nicotin Virgin presented models of different shapes to territorial male stickleback fish. He found that models of any shape elicited aggressive displays provided the ventral part of models was color red. This observation led to the development of which one of the following concept? हमको 4 कंसेप्ट दिए: सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई, साइंस स्टिमुलाई, gestalt stimuli और internal stimuli. Internal stimuli, that is the stimuli from the inside, right? यहाँ पर उसने क्या बोला है एक्चुअली कि जो फिश है मेल स्टिकलबैक, ये एक लाल कलर डेवलप करती है उसके वेंट्रल साइड में, राइट? ब्रीडिंग सीजन में जब कोई दूसरा बाहर से कोई मेल अंदर आ जाता है वो टेरिटरी में, तो वहां के जो रेसिडेंट मेल होते हैं ये बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ठीक है? तो इसका ये आपको किस तरह से कौन सा मॉडल आपको बताता है? तो जैसे मैंने कहा कि इंटरनल स्टिमुलाई इट इज नॉट शोइंग सच टाइप ऑफ डिस्प्ले. यस, वो आपका जो स्टिमुलस फ्रॉम द इनसाइड रहेगा दैट वुड बी देयर. जस्टार्ट स्टिमुलाई की हम बात करें तो जस्टार्ट स्टिमुलाई स्टूडेंट सेंसरी इनपुट को रेफर करता है, राइट? जो हमारा ब्रेन परसीव करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज जो दिया है उन्होंने क्वेश्चन में इससे रिलेटेड भी नहीं है. साइंस स्टिमुलाई और सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई, नाम दे रहा है सुपर नॉर्मल, यानी ये ऐसा स्टिमुलाई जो कि नॉर्मल से भी सुपर है, राइट? यानी ऐसा स्टिमुलाई जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देगा टू द स्टिमुलस एज कंपेयर टू द नॉर्मल. नॉर्मल रिस्पॉन्स जो भी आएगा कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस, उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देगा फॉर दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस. समझ रहे हो? इसीलिए इसको सुपर नॉर्मल बोला है.
बहुत ज़्यादा इंटेंस सिग्नलिंग आएगी यहाँ पर, पावरफुल रिएक्शन आएगा यहाँ पर, जो कि नॉर्मल से भी ज़्यादा रहेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बर्ड्स, यदि हमको पता है कि यदि ब्राइटली कलर्ड डमी डमी एग्स को भी रख दिया गया तो भी बर्ड प्रेफर करती है फॉर इंक्यूबेशन, है ना, उसको प्रेफर करेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा दिख रहा है उसको, तो अगेन इट विल मोर वांट्स टू गो एंड इंक्यूबेट फॉर सच एग्स, जबकि वो डमी एग रहता है, इजंट इट। हमको खाना अच्छा लगता है, मिठाई अच्छी लगती है, इजंट इट। तो शुगरी फूड जो रहता है, यदि आप उसको दो तो शुगरी फूड, बहुत ज़्यादा शुगर वाला फूड रहेगा, वो ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है। यदि आप थाली में बहुत सारा खाना रख दिया और वहाँ पर 2-3 आइटम शुगर की भी यानी मीठा भी रख दिया, तो वो ज़्यादा पसंद किया जाएगा, वो पहले ले लिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई। तो क्या हमको ये जो कंडीशन दी है वो उसको लागू करती है, या फिर है आपका लास्ट में साइंस स्टिमुलाई। तो बच्चों साइंस स्टिमुलाई जिसको हम की स्टिमुलाई या फिर रिलीजर्स भी बोलते हैं, राइट। ये स्टिमुलाई ऐसा होता है कि वी कैन से एक पैटर्न रिलीज करता है, यस, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न रिलीज करता है और इस तरह के सिग्नल्स बताता है, राइट, जो कि एनिमल्स एकदम से इवोक करेगा, बता देगा कि कोई एकदम से आ गया तो एक फाइटिंग वाला एक्सप्रेशन आ जाना है ना। तो इस तरह के सिग्नल्स ट्रिगर्ड किए जाते हैं। तो निकोटिन जर्मन ने 1952 में डेफिनेटली ये बताया था कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके स्टिकलबैक फिश पे, कि जहाँ पर ब्राइट रेड कलर ऑफ बेली एंड नेक, ये एक तरह का साइन स्टिमुलस होता है मेल्स के लिए, यस, दूसरे मेल्स के लिए, कि वो अटैक कर ले, राइट। और फीमेल फिश के लिए यही कलर एक तरह का अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। सो यह एक तरह का साइन है। तो साइन से जो स्टिमुलस आता है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई जो किया था और की स्टिमुलाई का नाम दिया था वो थे लॉरेंस। इसी तरह के जो स्टिमुलाई होते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे बर्ड बर्ड चिक्स जो होते हैं, जब भी जॉक्स लगने लगते हैं नेस्ट में, उनको समझ में आ जाता है कि यस खाना आ रहा है, तो अपना चोंच खोल देते हैं। सो दैट इज अ साइन स्टिमुलाई फॉर देम, गॉट इट। सो इस तरह से ब्राइट रेड कलर ऑफ ओरल कैविटी ऑफ कुकू चिक, है ना, इज द साइन स्टिमुलस फॉर द फॉस्टर पेरेंट रैवलर की टू फीड इट, कि भाई इसको खाना देना है। यदि लाल कलर की कैविटी उनको दिखेगी चीकू चिक में, तो राइट। तो इस तरह के ये सारे साइंस स्टिमुलाई कहा जाता है। तो साइंस स्टिमुलस हम बोलेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से नहीं होता है, बट ना बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टिमुलाई होते हैं जिसको हम लोग साइंस स्टिमुलाई में कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि बिल का शेप, कलर, बॉडी का कलर, बॉडी का पैटर्न, यस, आवाज, ऑडिटरी सिग्नल्स जैसा। तो ये सारे हम लोग साइंस स्टिमुलाई में भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक और चीज आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी बच्चों, कि जैसे अभी आप PYQs कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें से हमने अभी 4 ऑप्शंस है, मे बी आपको इसमें से 2 पहले से पता है और 2 आपके लिए नए हैं, शायद आपने उसको रिवाइज नहीं किया था, राइट। यदि ऐसा कुछ होता है ना, तो कि अभी के अभी कॉपी में वो दोनों लिख लो जो आपको लग रहा है कि मुझे इसको एक बार गो थ्रू करना चाहिए, मुझे नहीं पता था या मुझे नहीं याद आ रहा था प्रॉपरली, राइट। आफ्टर द क्लास सबसे पहले कॉपी खोलोगे, बुक खोलोगे और जो चीज़ आपको नहीं पता थी उसको गो थ्रू कर लोगे अभी के अभी। इन्हें क्या हो जाएगा कि जो चीज़ आपने मिस की है, तो अभी आपकी वो कब, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना कि हम बाद में बैठेंगे बाद में खोलेंगे, यस, अभी पता चल रहा है अभी नोट डाउन कर लो, क्लास होने के बाद में बुक खोलिए और उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, आप बेस्ट रिवीजन कर रहे हो बच्चों, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन, the next question is neuronal circuits that mediate escape responses in animals would perform best if they had which one of the following combination of properties। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, एस्केप रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, राइट। एस्केप रिस्पॉन्स एक तरह से
हमको यदि देखना है तो वो कैसे होता है, क्विक ट्रांसमिशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का बहुत ही क्विक या फिर फास्ट ट्रांसमिशन यदि किया जाता है, उसी को हम बोलेंगे एस्केप रिस्पॉन्स। यदि एस्केप रिस्पॉन्स बताना है तो बहुत ही क्विकली ट्रांसमिशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। अब यदि क्विकली ट्रांसमिशन करवाना इंफॉर्मेशन का, तो एक्सॉन का डायमीटर कैसा ना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। हमको पता है कि नर्व इम्पल्स की यदि हम बात करें तो वो पास ट्रांसमिशन के लिए एक्सॉन का डायमीटर को माना जाता है, इट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इजंट इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिनता है। तो जितना ज्यादा लार्ज डायमीटर रहेगा उतना फास्ट ट्रांसमिशन होगा, एम आई राइट। तो लार्ज डायमीटर तो होना ही चाहिए, तो स्मॉल वाले को क्रॉस कर दो। लार्ज डायमीटर ऑफ एक्सॉन्स के बाद में अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स या फिर केमिकल सिनेप्स। दोनों का डिफरेंस भी आपको पता है। केमिकल सिनेप्स यानी जहाँ पर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज करते हैं एज अ केमिकल, जब वो रिलीज होगा सिनेप्स में, सिनेप्टिक लेफ्ट में, देन इट विल अटैच टू द रिसेप्टर, है ना, और इस तरह से दूसरे न्यूरॉन में वो इम्पल्स पास होगा। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमको पता है दैट इज आल्सो व्हाट, डायरेक्टली सेल टू सेल चला जाएगा थ्रू द गैप जंक्शन चैनल जो आपके पास हुआ, आयंस वहां से चले जाएंगे, एम आई राइट। तो कौन सा ज्यादा फास्ट होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स डायरेक्ट कनेक्शंस है स्टूडेंट्स, तो ये सिग्नल का ट्रांसमिशन ज्यादा फास्ट करेंगे एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। गॉट इट। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमको पता है दोनों डायरेक्शन में पास होता है, इट इज बाय डायरेक्शनल, केमिकल ओनली इट इज वन डायरेक्शन आल्सो, इजंट इट। सो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ये बेसिस पे ऑप्शन ए, ये प्योरली एनिमल फिजियो का क्वेश्चन था यहाँ पर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, moth caterpillars that mimic bird droppings are an example of which type of following phenomena, जो कि बर्ड ड्रॉपिंग को मिमिक कर रहा है। क्या ये एपोस्मेटिज्म है, बेट्सियन मिमिक्री है, मैस्कुरेड है या फिर मुलेरियन मिमिक्री है? क्या आना चाहिए आंसर हमारा? एपोस्मेटिज्म कहा तो ब्राइट कलर सिग्नलिंग कहेंगे, वार्निंग वार्न करना है जो, उससे उसकी सिग्नलिंग जो रहेगी। मिमिक्री है, मिमिक करना दो तरह की दिख रही है यहाँ पर, बेट्सियन और मुलेरियन। बेट्सियन मिमिक्री में हम देखते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो हार्मलेस है, राइट, वो मिमिक कर रहा है किसी हार्मफुल को, यानी सामने वाले को लगेगा कि वो हार्मलेस भी हार्मफुल है, वो हो जाएगा आपका बेट्सियन। और मुलेरियन में दोनों हार्मफुल होते हैं, इजंट इट। तो बच रहा है कौन सा, मास्क्यूरेड है। तो मास्क्यूरेड यानी एक तरह से यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या यूज करते हैं, इन एडिबल ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। मिमिक करने के लिए किसको यूज किया जाता है, इन एडिबल ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखो, इन एडिबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि लीव्स हो गया, ट्विग्स है, स्टोन्स है ना, बर्ड ड्रॉप, यस ड्रॉपिंग्स है, अगेन वी कैन से, राइट, ताकि वो सर्वाइवल कर सके। तो मॉथ कैटरपिलर रिसिम्बल करता है बर्ड ड्रॉपिंग्स को, ताकि वो ब्लेंड कर सके किसके साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, और प्रिडेशन को अवॉइड कर सके। तो ये फिनोमिना को हम कहेंगे मैस्कुरेड। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन अभी, द नेक्स्ट इज which one of the following process is not likely to lead to stable coexistence of two species at the same trophic level with an ecological community? Simple है, I think easy वाला है। Density dependent predation, facilitation, intense interspecific competition या फिर niche differentiation। देखो not बोला है, not likely to lead to the stable coexistence। आपको यदि आता नहीं है आंसर तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। मुझे वो एलिमिनेशन से जल्दी से समझ में आया था जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था। हम नीचे से ऊपर यदि आते हैं तो बच्चों निश डिफरेंशिएशन की यदि हम बात कर रहे हैं, तो जब निश डिफरेंशिएट किया जाता है तो क्यों किया जाता है,
ताकि कंपटीशन को अवॉइड करें, राइट। जब दो स्पीशीज, ये दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहना चाहता है, कोएग्जिस्ट करना चाहता है सेम ट्रॉपिक लेवल में, तो उसकी जो इकोलॉजिकल निश है वो कैसी होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए, राइट, डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए, या फिर हम कहेंगे ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ओवरलैप हो जाएगी तो वहां पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर उसने बोला है कि स्टेबल को एग्जिस्टेंस लाना है, यानी कंपटीशन नहीं करना है। तो निश डिफ्रेंसिएशन तो कंपटीशन नहीं करवाएगा, डेफिनेटली स्टेबल को एग्जिस्टेंस लाएगा। हमको नॉट वाला लेना है, यानी अनस्टेबल को प्रेफर करना है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में इंटेंस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यदि आ गई, इंटेंस यानी बहुत ज्यादा, तो स्पीशीज के बीच में ही, बिटवीन टू स्पीशीज यदि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, इंटेंस हो गया, तो लड़ाई करेंगे, कोई एक मरेगा, राइट, जो स्ट्रॉन्गर है वो सरवाइव करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मैं राइट। फिर भी हम दूसरे दो भी देख लेते हैं। फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्पीशीज, नाम ही दिया है, फैसिलिटेट कर रहा है ना, तो एक स्पीशीज हो सकता है कि दूसरे स्पीशीज को बेनिफिट करवा रहा है। अब बेनिफिट करवा रहा है तो देयर कुड बी द स्टेबल कोएग्जिस्टेंस, तो ये भी नहीं होगा। और डेंसिटी डिपेंडेंट प्रिडेशन, प्रिडेशन हो रहा है बट इट इज डेंसिटी डिपेंडेंट, उसमें हम क्या लेंगे, यानी ये डिपेंड करेगा ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। अब पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, सो दैट मीन्स हम बोलेंगे कि स्पीशीज का नंबर भी वो रेगुलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है प्रिडेशन वाले केस में भी। कैसे, क्योंकि देखो यदि बहुत ज्यादा किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन आता है, कोई कोई एक स्पीशीज बहुत ज्यादा हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है, तो वो दूसरे के लिए भी डेंजर कर सकता है। अब उसी को यदि प्रिडेट कर लिया जाए, उसको मार दिया जाए, तो डेफिनेटली देयर कुड बी स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। सो ये अभी एनी हाउ स्टेबल कोएग्जिस्टेंस करवा सकता है, बट यस, जब इंटेंस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा, स्पीशीज के बीच में ही बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, सो देयर विल नॉट बी स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। यस और नो, गॉट इट स्टूडेंट्स, एवरीवन? ओके, so now moving for the next one. Which one of the following organism is a cytoplasmically inherited symbiotic bacterium that can cause extreme female biased sex ratio in many insects? Clostridium, Escherichia, Mycobacterium, Wolbachia. I think ये सभी को पता है। Yes, so the correct answer, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, इज योर Wolbachia, क्योंकि ये ऐसा बैक्टीरियल जीनस है जो कि मैटरनली इनहेरिटेड होता है। यहाँ पर बोला है उसने साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया चाहिए, isn't it? और जो कि होस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, मैनिपुलेट कर सकता है, और जिसके कारण वो सेक्स रेशियो डिस्टॉर्शन करवाएगा, जैसे कि ज्यादा फीमेल्स को प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू मेल। सो वी कैन से दैट इट कॉज एक्सट्रीम फीमेल बायस्ड सेक्स रेशियो, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, द नेक्स्ट वन। Now the question is a cross between a pure breed plant with red flowers and pure bred plants with white flowers. Yes, red flowers or white flowers produce F1 generation with pink flowers. ये पिंक दे दिया, ठीक है, ये रेड है, ये वाइट है, लेकिन F1 में पिंक आ गया। इफ द प्लांट्स विद पिंक आर सेल्फ, इसकी सेल्फिंग की गई, देन व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाइट पिंक रेड? ओ, आर को आर से आप सेल्फ करोगे स्टूडेंट्स, आई थिंक ये तो सभी का आ गया होगा आंसर। ये आता है हमारे पास रिजल्ट, रेशियो वो बोल रहा है व्हाइट पिंक रेड होना, यानी ये भी होना, ये भी है और ये भी है। याद आ रहा है क्या था रेशियो? डेफिनेटली जब ये वाला केस होता है, ये पिंक क्यों आ रहा है,
यदि आर डोमिनेंट है तो यहाँ पे नॉर्मल केस में रेड होना चाहिए, पिंक क्यों आ रहा है? मे बी ये जो आर डोमिनेंट है ये पूरी तरह से अपना डोमिनेंस नहीं बता पा रहा है, एम आई राइट, इजंट इट? तो क्योंकि पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर रहा है स्मॉल आर को, तो कैपिटल आर भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, स्मॉल आर भी नहीं हो रहा है, तो तीसरा ही कलर आ जा रहा है, दैट इज पिंक। तो ये केस में ये पिंक हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पिंक हो जाएगा, ये आपका वाइट रहेगा और ये आपका रेड रहेगा। तो रेशियो क्या आ गया? ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो दैट इज 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस दिया था इन्होंने, इजंट इट? 4 o'clock प्लांट है ना, सेम वाला। सो 1:2:1। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following set of characteristics is most likely to cause the population extinction via demographic stochasticity? Population extinction बताना है, right? Via demographic stochasticity, उसका मतलब क्या होता है? demographic stochasticity का मतलब होता है कि रैंडमली पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन, पॉपुलेशन साइज में फ्लक्चुएशन जब देखने को मिलता है, क्यों? बिकॉज ऑफ सम चांस इवेंट्स लाइक बर्थ है, डेथ है ना, रिप्रोडक्शन है, इनके कारण जब एकदम से हम फ्लक्चुएशन देखते हैं पॉपुलेशन साइज में, हम इसको बोलेंगे डेमोग्राफिक स्टोचैस्टिसिटी। उसने बोला है कि पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन का कॉज क्या हो सकता है इसमें? स्मॉल ज्योग्राफिकल रेंज, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, large geographical range, low population density, small geographical range, high population density, या फिर large geographical range, high population density। जोग्राफिकल रेंज की यदि हम बात करें तो छोटा जब जोग्राफिकल रेंज रहेगा, छोटी जगह रहेगी, तो वहां पर स्टूडेंट्स हैबिटेट भी बहुत लिमिटेड रहेंगे, रिसोर्सेज भी बहुत कम रहेंगे, राइट? तो ऐसी जगह वल्नरेबल ज्यादा हो सकती है, एक्सटिंक्शन ज्यादा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीशीज रहेगी, यस, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करेगी। एकदम से चेंजेस हो गए, एकदम से डिस्टरबेंस आ गया तो दिक्कत जाएगी। तो और जबकि लार्ज ज्योग्राफिकल साइज रहेगा तो वहां पर उतना दिक्कत नहीं जाएगा, बिकॉज द हैबिटेट इज वास्ट देयर, एम आई राइट? तो स्मॉल ज्योग्राफिकल रेंज हम बोल सकते हैं, तो इसके बेसिस पे हम अगेन ए और सी पे जाएंगे। और फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो कभी भी एक्सटिंक्शन का रिस्क कब बढ़ेगा? जब पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कम होंगे, वो कम तभी हो पाएंगे ना, जैसे ज्योग्राफिकल रेंज ही कम है, छोटा है, तो सारी चीजें लिमिटेड हो जाएगी वहां पर, तो एक्सटिंक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यदि डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की, तो भी हम बोल सकते हैं कि आपका एक्सटिंक्शन का चांस बढ़ जाएगा, है ना? पॉपुलेशन एक ही जगह पर रहेगा, एंडेमिक जैसा बन जाएगा, लिमिटेड रह जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड रह जाएगा किसी एक सर्टेन प्लेस में, so definitely it will be the what, low population density and small geographical range, जो कि population extinction का cause हो सकते हैं। Now moving for the next question. The question is, which one of the following is not an expected impact of global warming? Global warming का इसमें से कौन सा impact नहीं है? ठीक है, not बोला है, simple है बच्चों। ऑप्शन क्या दिया है? बर्ड शिफ्टिंग द डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशंस टू हायर एलिवेशन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बहुत हो रही है, होती है, एम आई राइट? तो बर्ड्स यदि हायर एलिवेशन की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, सो यस इट इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिश शिफ्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू द डीपर वाटर्स, अंदर अंदर जा रहे हैं ताकि ज्यादा ठंडा लगे उनको, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द हीट इज मोर, इवापोरेशन इज मोर, एम आई राइट? तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट है फॉर द ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। lizard shifting the distributions towards the equator, इक्वेटर में तो और ज्यादा गर्मी होती है तो उसकी तरफ लेकर जाएंगे। या फिर मैमल शिफ्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड, अगेन जब हायर लैटिट्यूड ऊंचाई की तरफ जा रहा है, तो
तो ये भी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इट इज पॉसिबल। तो कौन सा नहीं होगा? सी विल नॉट बी द इफेक्ट देयर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लिजार्ड शिफ्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इक्वेटर। नेक्स्ट वन, प्रोडक्टिविटी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो क्या है क्वेश्चन, कम ऑन। ओके, so the question is, which one of the following represents the chemical energy available to herbivores in an ecosystem? Net secondary productivity, gross primary productivity, net ecosystem productivity या फिर net primary productivity? बच्चों net primary productivity का तो it is very sorry, just a minute. Yes, net नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यदि हम कह रहे हैं तो दैट मीन्स योर वो इतनी एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स, राइट, या फिर जो कि हर्बीवोर कैप्चर करता है, ठीक है। तो यहाँ वही बोला है ना, केमिकल एनर्जी अवेलेबल टू हर्बीवोर, बट you cannot say that this is the total energy available to herbivore। क्या मैं बोल सकती हूँ इसको कि इसी को बोल सकेंगे? देखो क्वेश्चन बहुत ऐसा बहुत सिंपल है, बट आपको ध्यान से करना है, राइट। एक बार हम सारे के सारे पढ़ लेते हैं। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि केमिकल एनर्जी जो कि ये भी आपके हर्बीवोर्स के लिए जो अवेलेबल है, दैट केमिकल एनर्जी इज देयर, या फिर हम इसको बोलेंगे कि ये ऐसा इतना एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो रहा है किसी प्राइमरी प्रोड्यूसर से हर्बीवोर की तरफ, राइट। तो ये ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स दिस एनर्जी इज आफ्टर द लॉस्ट एनर्जी, जो भी लॉस्ट हो रहा है थ्रू द रेस्पिरेशन प्राइमरी प्रोड्यूसर से, उसके बाद की जो एनर्जी जा रही है हर्बीवोर पे वो रहेगी, दैट इज योर एनएसपी। ग्रॉस बोला तो टोटल अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी, राइट, कि कोई भी प्राइमरी प्रोड्यूसर जो टोटल अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी को कैप्चर करता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस। हमको बताना है कि कितनी कौन सी केमिकल एनर्जी अवेलेबल है। एनपीपी कह दिया अगेन, जैसे मैंने कहा आपको नेट प्राइम या अच्छा ग्रॉस कर लिया, यस। तीसरा दिख रहा है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ गया ना, ये बैलेंस देखा रहा है एनर्जी का इकोसिस्टम में आफ्टर अकाउंटिंग फॉर बोथ व्हाट प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों प्रोडक्टिविटी के बाद में जो हम बैलेंस देखेंगे वो आपका नेट सेकेंडरी है। तो आंसर क्या आएगा आपका? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज व्हाट? इट इज द एनर्जी अवेलेबल टू द हर्बीवोर, टोटल एनर्जी अवेलेबल जो रहेगी हर्बीवोर के लिए, राइट, या फिर जो एनर्जी हर्बीवोर ने कैप्चर्ड की है, यूज नहीं की है, कैप्चर्ड की है, दैट इज योर एनपीपी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट योर आंसर विल बी व्हाट? क्या आना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? एनर्जी अवेलेबल टू हर्बीवोर, am I right? Yes. So that is your NPP या फिर NSP. Now find it out and you can give the answer. I think अब समझ में आ गया सभी को दोनों में क्या फर्क है यहाँ पर, isn't it? जीपीपी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसको क्रॉस कर देना है, ए भी नहीं होगा, कहाँ गया? अच्छा, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, पेन काम नहीं कर रहा है मेरा।
ओके चलो ठीक है। ओके सो ये क्रॉस कर लो आप लोग, सी आपका ग्रॉस निकल जाएगा। नेट इकोसिस्टम ये भी निकल जाएगा, नेट इकोसिस्टम नहीं होगा बिकॉज इट इज शोइंग यू द बैलेंस। यूज्ड वाला बोल रहा है एनबीपी इज नॉट यूज्ड देयर, राइट, एनर्जी अवेलेबल टू हर्बीवोर, ये यूज्ड नहीं है, राइट। और आपका एनएसपी जो है आपका नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज केमिकल एनर्जी अवेलेबल टू herbivores there, right, amount of energy transferred from primary to the herbivores after energy loss to the ecosystem. So accordingly आपको इसी तरह से इसका आंसर देना था। Got it? Now moving for the next one. Which one of the following major mass extinction is the most recent? इसमें से सबसे recent कौन सा हम बोल सकते हैं कि mass extinction दिख रहा है? Cretaceous, Paleogene, लेट डेवोनियन, परमियन, ट्रायसिक या फिर ट्रायसिक जुरासिक? क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? मेजर मास एक्सटिंक्शन बताया। देखो पहला, सबसे पहला आपको ईयर्स के नाम से उन्होंने पूछ लिया था, सिमिलर यहीं से क्वेश्चन था आपका वो भी, एम आई राइट? लेट डेवोनियन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, लेट डेवोनियन इट इज नियरली 370 टू 359 मिलियन ईयर्स अगो की हम बात करेंगे, जहां पर ज्यादातर मराइन लाइफ अफेक्ट हुई थी, है ना, मराइन लाइफ अफेक्ट हुई थी यहाँ पर। उसके बाद में परमियन ट्रायसिक की यदि हम बात करें, इसको ग्रेट डाइंग इवेंट भी कहते हैं, 252 मिलियन ईयर्स अगो वाला बात था। यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या यहाँ पर लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ था? या फिर क्रिटेशियस जनरली 66 मिलियन ईयर्स अगो। इसने क्या बोला है? मोस्ट रीसेंट पूछा है। परमियन ट्रायसिक की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये नियरली 252 MYA वाला है, एम आई राइट? ट्रायसिक जुरासिक की बात करोगे आप, तो ट्रायसिक जुरासिक इज नियरली 201 मिलियन ईयर्स अगो। ये कुछ 370 के आसपास की हम बात कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, राइट। ट्रायसिक में तो हमको पता है कि डायनासोर्स डोमिनेंट हुए थे वहां पर। तो क्रिटेशियस पेलोजीन जो है स्टूडेंट्स, ये नियरली 66 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। यहाँ पर ये समय में जो आपके नॉन एवियन डायनासोर्स थे, ये के सारे वाइप्ड आउट हो चुके थे, राइट। यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये समय में क्रिटेशियस का एंड हुआ था, यहाँ पर मिजोइक एरा का एंड हुआ था, और हमारा अभी जो सिनोजोइक एरा है वो स्टार्ट हुआ था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर मास एक्सटिंक्शन इज द मोस्ट रीसेंट? मोस्ट रीसेंट के कारण आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. Which one of the following does not help maintain genetic diversity at a given locus? क्या आना चाहिए? जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। हेटेरोजाइगस एडवांटेज, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन या फिर म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस। डज नॉट हेल्प टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो ये एक तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, किसी भी एग्जिस्टिंग अलील में जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है किसी भी पॉपुलेशन में, यस, क्यों? बिकॉज ऑफ द चांस, रैंडम चांस, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि कोई अलील एकदम से डिसअपियर हो जाती है किसी पॉपुलेशन से। तो डिसअपियर हो जाती है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन कैसे होगी? नहीं होगी ना, देयर विल बी द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसने यही बोला है कि कौन सा इवेंट हेल्प नहीं करेगा टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो आंसर तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि हेटेरोजाइगोट एडवांटेज की बात कर रही है ना, यहाँ एडवांटेज हो रहा है। हेटेरोजाइगोट जो रहेगा वो हमेशा उसको एडवांटेज होगा एज कम्पेयर टू होमोजाइगस, किसी भी पॉपुलेशन में फिटनेस की तरफ भी देखें तो इसके कारण यदि हेटेरोजाइगोट एडवांटेज है तो मल्टीपल अलील्स मेंटेन होगी,
मल्टीपल अलील्स मेंटेन होगी तो आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मेंटेन होगा, है ना। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन की यदि हम बात करें, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, ये ना जब फिटनेस है ना किसी भी फिनोटाइप का या फिर जीनोटाइप का, क्या हो रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है, ये ना डिक्रीज हो रहा है। क्यों? मे भी शायद से वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है इसीलिए वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये भी एक तरह से जो रेयर अलील्स होती है, कॉमन नहीं, जो रेयर अलील्स होती है, इसको ये क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, फेवर कर रहा है, और जिसके कारण जेनेटिक वेरिएशन मेंटेन हो सकता है। तो हमको डज नॉट वाला लेना है। म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस, म्यूटेशन से भी, नए म्यूटेशन आने से क्या हो रहा है, वो बैलेंस कर देता है नेचुरल सिलेक्शन का, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर भी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। The next one. Which one of the following is potentially explained by mid-domain effect? Mid-domain effect यानी students actually क्या आना चाहिए था, increased in body size of mammals at higher latitude, species richness along an elevational gradient, cumulative species richness with increasing area, या फिर species richness along a disturbance gradient। तो बच्चों मिड डोमेन इफेक्ट की यदि हम बात करें तो एक तरह का ये कंसेप्ट है जहाँ पर हम कहेंगे रैंडम प्लेसमेंट होगा स्पीशीज रेंज, स्पीशीज का, जो कि वो रेंज करेगी किसमें, जैसे कि किसी माउंटेन हो गया, किसी कॉन्टिनेंट हो गया, राइट। तो एक सिंपल वे में हम कह सकेंगे कि ये जो मिड डोमेन इफेक्ट है ना, ये डाइवर्सिटी पैटर्न को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। इसके हिसाब से क्या होता है कि यदि स्पीशीज रेंजेस है दैट आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, रैंडमली यदि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी भी जो कि बाउंड हो रहा है जोग्राफिक डोमेन से, जैसे कि जोग्राफिक डोमेन यानी हमको पता है व्हाट इज दैट, माउंटेन हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, इसी तरह से, राइट। तो ज्यादा रेंजेस क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा रेंजेस ओवरलैप होगी, कब, जो डोमेन का बीच वाला पार्ट है, मिडल ऑफ द डोमेन में, एज कंपेयर टू एजेस में, किनारी से ज्यादा वो बीच में ओवरलैप होंगे, जिसके कारण एक तरह से हम्प जैसा कर्व बनता है। ये हम्प होता है ना, दिस विल बी द मिडल पार्ट, यहाँ पर हम ज्यादा देखेंगे तो ये हम्प जैसा कर्व हमको देखने को मिलता है, राइट। तो इसके कारण जो पीक रहेगा, पीक आपको क्या दिखाएगा, स्पीशीज रिचनेस, सेंटर पे स्पीशीज रिचनेस रहेगी, एम आई राइट। तो ये आपको होता है मिड डोमेन इफेक्ट, एक तरह से नल मॉडल की जैसा ये आपको सर्व करता है स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी पैटर्न्स डेफिनेटली ये दिखाएगा। तो यदि आप यहाँ पर देखोगे तो इंक्रीज इन बॉडी साइज ऑफ मैमल्स एट हाई लैटिट्यूड, बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है विद हाई लैटिट्यूड, ये तो हमको बर्गमैन्स रूल्स बता रहा है, इट इज रिलेटेड टू द बर्गमैन्स रूल। स्पीशीज रिचनेस अलोंग एन एलिवेशनल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जब एलिवेट हो रहा है, या फिर क्यूमुलेटिव स्पीशीज रिचनेस विद इंक्रीजिंग एरिया, या फिर स्पीशीज रिचनेस अलोंग अ डिस्टर्बेंस ग्रेडियंट। डिस्टर्बेंस ग्रेडियंट की बात हो रही है, ये तो हमको इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस जो है स्टूडेंट्स वो बताया, वो वहां से ही एक्सप्लेन होता है, तो ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब क्यूमुलेटिव स्पीशीज रिचनेस होगा विद इंक्रीजिंग एरिया, या फिर स्पीशीज रिचनेस अलोंग एन एलिवेशनल ग्रेडियंट। मिड डोमेन इफेक्ट आपको बताता है बेटा स्पीशीज रिचनेस अलोंग एन एलिवेशनल ग्रेडियंट। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, चलो ये क्वेश्चन रीड करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। So what is the question students?
आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है and it shows an yield of coffee plantation, right, located at different distances from a patch of primary forest. Which one of the following option best explains this pattern? यहाँ पर फॉरेस्ट का डिस्टेंस दिया है इस तरह से किलोमीटर में, और कॉफी यील्ड पर हेक्टर टन्स में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको जो दिख रहा है डॉट डॉट हमको दिख रहा है, ये क्या है, पैच ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट, लाइन से दिख रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर फिर स्कैटर्ड हो गए जैसे जैसे आगे आगे जा रहा है। तो ये हमको ये पैटर्न बेस्ट एक्सप्लेन कौन सी चीज करेंगी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सीड प्रिडेशन बाय फॉरेस्ट ड्वेलिंग इंसेक्ट्स, pollination by forest dwelling insects, seed dispersal by forest dwelling birds and mammals। देखो ये समझने में अच्छा है, दो ऑप्शन तो अच्छे से अपन क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ग्राफ के हिसाब से हमको सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि कॉफी प्लांटेशन है, उसमें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, राइट, डिस्टेंस आपका जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, जो यील्ड है आपकी कैसे हो रही है, नीचे नीचे आ रही है। सो नेगेटिव चीज दिखा रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट बता रहा है यहाँ पर यील्ड, है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है फॉर द यील्ड की यील्ड आपकी कम होते जा रही है जैसे जैसे फॉरेस्ट का यहाँ पर आपका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। एम आई राइट? जितने भी कॉफी प्लांटेशन है जो कि प्राइमरी फॉरेस्ट, यदि यहाँ पर है, ये मेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ से उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो प्राइमरी फॉरेस्ट के पास के जो आपके कॉफी प्लांटेशन है ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है उनका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, उनका परफॉर्मेंस कम होते जा रहा है, मैं राइट, तो नेगेटिवली शो इम्पैक्ट बता रहा है यहाँ पर। तो पहला आता है आपको ऑप्शन में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्या ये उसका रीजन हो सकता है, ये बता रहा है ये नहीं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी जहां पर हम कहेंगे कि कोई भी फॉरेस्ट जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेगा। कॉफी प्लांटेशन के रिलेटेड हमको ये कुछ भी नहीं बताता है। सीड प्रिडेशन बाय फॉरेस्ट ड्वेलिंग इंसेक्ट्स, फॉरेस्ट ड्वेलिंग इंसेक्ट्स यदि सीड को प्रिडेट कर रहे हैं तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ये एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है कॉफी प्लांटेशन को, ये भी हम बोल सकते हैं, राइट। सीड डिस्पर्सल बाय फॉरेस्ट बेयरिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी सीड्स को डिस्पर्स कर दिया गया, स्प्रेड कर दिया गया, राइट। तो सीड डिस्पर्सल यदि हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा ना, डिस्पर्स्ड हो रहा है तो दूर दूर जाके, लेकिन प्रोडक्शन तो हो सकता ना, यील्ड तो कम नहीं होगा उससे, यील्ड तो कम नहीं होगा, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। पॉलिनेशन बाय फॉरेस्ट ड्वेलिंग इंसेक्ट्स, क्या ये रीजन हो सकता है, जैसे कि बीज हो गए, बटरफ्लाईज हो गए, ये पॉलिनेटर्स है ना, पॉलिनेटर्स हम बोल सकते हैं, कॉफी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो प्लांट्स प्राइमरी फॉरेस्ट के पास में है, राइट, इनका पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है ये इंसेक्ट से, इसीलिए यहाँ पर उसका यील्ड अच्छा है और कॉफी का यील्ड बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे, राइट, तो उसके कारण हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, पॉलिनेशन कम होते जा रहा है, तो यील्ड कम हो रहा है। Am I right? So it could be the right answer for that also. So it could be what? आपका pollination by the forest dwelling insects. Am I right? Now moving for the next question. Which one or more of the following bird or bird species is or are the focus of conservation oriented captive breeding efforts in India? ये आपका MSQ दिख रहा है क्योंकि is और are की बात हो रही है। कंजर्वेशन ओरिएंटेड कैप्टिव ब्रीडिंग एफर्ट की बात हो रही है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि MSQ में आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, पूरे के पूरे भी सही हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है, आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। कंजर्वेटिव ओरिएंटेड कैप्टिव ब्रीडिंग का एफर्ट्स, दीज आर नथिंग बट
ये ऐसे स्पीशीज के लिए जनरली एफर्ट किए जाते हैं जो स्पीशीज कैसी होती है, विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना, जो स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है वहां पर हम देखते हैं, और मोर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन जहां पर हमको देखने को मिलता है। ये एफर्ट्स लेने के कारण क्या होता है कि जो ये स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ता है, नंबर बढ़ता है, और इनका सर्वाइवल कंटिन्यू में हम बोल सकते हैं कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिया है, हिमालयन क्वेल दिया है, जॉर्डन्स कॉर्सर दिया और वाइल्ड विंग्ड वुड डक दिया है। तो आई थिंक आप सभी को पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेफिनेटली इसका एक ऑप्शन तो होगा। इसमें देखो दूसरे जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो बोल भी सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे किया जाएगा फॉर दिस कैप्टिव ब्रीडिंग इफेक्ट, जो स्पीशीज का नंबर सही में बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है इनको कंजर्व करने की। तो आपका ए तो आना ही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा इट कुड बी ऑल्सो वाइट विंग्ड वुड डक। गॉट इट। तो जनरली की में वहां पर आपको ए ही दिया गया था फॉर दिस एमएसक्यू, बट आई कैन से दैट इट कुड बी ए एंड डी ऑल्सो। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one or more of the following again is or are not an example of zoonotic diseases? ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसमिट हो रही है सिर्फ एनिमल से, राइट, यानी एनिमल टू एनिमल, एनिमल से ह्यूमंस को जो ट्रांसमिट हो रही है वो डिजीज यहाँ पर बोल रहा है विच आर नॉट एन एग्जाम्पल। तो क्या हो सकता है, इबोला, HIV, लाइम डिजीज या फिर पोलियो। पोलियो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिजीज अगेन, राइट। पोलियो नहीं होता है बिकॉज डेफिनेटली ये एनिमल्स इन्फेक्ट करेगा, बट इट इज नॉट बिटवीन द एनिमल्स टू एनिमल्स ओनली, ये सिर्फ ह्यूमंस में ही रिप्रोड्यूस करता है पोलियो वायरस, राइट, सर्कुलेट नहीं होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, स्मॉल आइलैंड टेंड टू हैव फीवर स्पीशीज देन नियर बाय लार्ज आइलैंड। देखो आइलैंड बायोजियोग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है, जो छोटे आइलैंड्स रहते हैं उनके पास में स्पीशीज कम रहती है एज कंपेयर टू द नियर बाय लार्ज आइलैंड्स, राइट। Which one or more of the following reason explains this outcome? Smaller areas have higher extinction rate. Smaller areas have low environmental heterogeneity. Smaller areas support smaller population. या फिर smaller area have a higher speciation rates. क्या आंसर आना चाहिए? Smaller islands have higher extinction rate. क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल सही है। जितना छोटा आइलैंड रहेगा, ये बड़ा है आइलैंड और ये छोटे छोटे आइलैंड है, तो एक्सटिंक्शन रेट यहाँ पर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आइलैंड कम है तो रिसोर्सेस कम रहेंगे, राइट, जगह कम रहेगी, सो डेफिनेटली एक्सटिंक्शन ज्यादा होगा, कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ए वाला तो बिल्कुल सही है। स्मॉलर एरिया हैव लो एनवायरमेंटल हेटेरोजेनिटी, क्या ये सही होगा? ये भी बिल्कुल सही होगा कि जितना कम एरिया रहेगा, यस, ज्यादा वहां पर वेराइटी ऑफ हैबिटेट भी कम रहेंगे, रिसोर्सेस भी कम रहेंगे एज कंपेयर टू द लार्जर वन, सो इट वुड हैव लो एनवायरमेंटल हेटेरोजेनिटी, ये भी सही है। स्मॉलर एरिया सपोर्ट स्मॉलर पॉपुलेशन, यस, कम पॉपुलेशन रहेगा सो दैट इज गुड फॉर द स्मॉलर एरिया ना, लार्जर पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं करेगा। और स्मॉलर एरिया है वह हायर स्पीसिएशन रेट, स्पीसिएशन ज्यादा होगा क्या बच्चों? स्पीसिएशन यदि ज्यादा करना है तो स्मॉलर नहीं होना चाहिए, फिर वहां पर लार्जर एरिया होना चाहिए, राइट। तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका ए, बी और सी तीनों हो सकता है, राइट। सो दिस वाज अगेन एन एमएसक्यू। वन मोर क्वेश्चन, द टर्म लिविंग फॉसिल applies to which one or more of the following organism? अब लिविंग फॉसिल यानी क्या है? बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो सालों सालों से जिनमें चेंजेस नहीं हुए या फिर बहुत कम हुए, यानी जो उनका पहले का जो था सबसे स्टार्टिंग में जैसे वो इवॉल्व हुए थे वो उसी तरह से मोस्टली अभी दिख रहे हैं. इट इज वेरी लिटिल और नो चेंज, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए बट दे आर लाइक दैट ओनली. उसी को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, राइट. तो यहाँ पर दिया है सीलोगैंथ, एकिडना, हॉर्शू क्रैब और राइनोसेरोस वाइपर. हॉर्शू क्रैब तो है, हम सभी को पता है, राइट. सिलोकांत भी है और एकिडना भी है. सो ए बी सी थ्री ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर इन दिस केस ऑल्सो. क्योंकि राइनोसेरस डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है. ये अभी अभी जो इवोल्यूशनरी ग्रुप जो बने हैं, यस, इसी का एक पार्ट है आपका वाइपर, राइनोसेरस वाइपर, राइट. जहाँ पर हमने डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इट इज़ डाइवर्सिफाइड, इट इज़ रिसेंटली इवॉल्व वन हम बोल सकते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ए, बी एंड सी. आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ one more question. Which one or more of the following reasons have or has been invoked to explain island gigantism? Gigantism बहुत ज़्यादा. Absence of interspecific competitor, absence of predators, limited habitat या फिर limited prey base. यानी जहां पर नंबर बहुत ज्यादा हो गए, जाइजेंटिज्म बोल रहा है इन पर्टिकुलर आइलैंड, तो डेफिनेटली बेटा जब इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होगा ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो वो अच्छे से रह पाएंगे. अच्छे से रह पाएंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे, ज़्यादा खाना मिलेगा, तो आराम से उनकी साइज भी बढ़ेगी. दे कैन बिकम जाइजेंट लाइक दैट. सो दिस इज पॉसिबल. एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स, यस, प्रीडेटर्स नहीं होंगे, उनको किसी से खतरा नहीं होगा, तो प्रे क्या हो जाएंगे, किसी प्रकार का उनको प्रेशर नहीं रहेगा कि हम प्रीडेट, हमको कोई मार देगा ऐसा तरह. सो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो गेट अ लार्जर बॉडी साइज, है ना. लिमिटेड हैबिटेट नहीं, लिमिटेड हैबिटेट रहा तो क्या होगा, सारी चीजें कम मिलेगी तो बॉडी साइज आपकी बढ़ नहीं सकती. सर्वाइवल के लिए जितना मिल रहा है थोड़ा बहुत दे हैव टू टेक दैट. यस, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. लिमिटेड प्रे बेस, प्रे कम रहेगा तो प्रीडेटर खा नहीं पाएगा प्रॉपरली, तो डेफिनेटली जाइजेंटिज्म वाला केस यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो सकता है ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर. यस स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आज जितना हमने अभी कुछ क्वेश्चन जितने भी किए हैं, मैंने जैसे कहा 2022 के क्वेश्चन है, तो ट्राई करो जो कंसेप्ट इसमें से लग रहा है कि आपका मिस हुआ है उसको आप एक बार फिर से अभी के अभी कवर कर लो, राइट, रिवाइज कर लो, सो दैट यदि यहाँ से कभी कुछ क्वेश्चन आता है कंसेप्ट से तो आपको इजी पड़ेगा टू सॉल्व इट. इसी के दूसरे 2 मार्क क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो बी देयर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द चैनल और शेयर कीजिए वीडियो को. यस, till then all of you, bye bye, take care and thank you very much. Bye students.